Okay, but as I said, I'm going to revise oxidation and reduction का concept एक the electrolysis, ठीक है? Yes. Basically, they frequently ask about the definition of oxidation and reduction. ठीक है? आप सबको oxidation और reduction की definition याद होनी चाहिए. उससे पहले redox reaction. Sorry बेटा. देखो खुद को म्यूट रखने का ख्याल रखो बेटा, मेरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है? ओके, उससे पहले यू मस्ट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शंस आर बेसिकली द रिएक्शंस इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस. ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है, ठीक है? वन एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर वन इज गेटिंग रिड्यूस. अब आते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ. So you all know about the 4 definitions of oxidation and reduction. तो आसान सी definition है और यही definition के concept जो है वो आपसे पूछे जाते हैं. Yes, addition of oxygen or removal of hydrogen. ये oxidation का concept है. In a similar way, reduction is the addition of hydrogen or removal of oxygen. In terms of electron, sometime, बल्कि mostly, they ask you about the definition of oxidation and reduction in terms of electron. तो आपको याद होना चाहिए कि the loss of electron is oxidation and the gain of electron is reduction. ठीक है? addition of electron or the gain of electron. तो ये 3 definition basic elementary definitions हैं. ठीक है? oxidation में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं. रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, और सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन की रिमूवल होती है. ठीक है? क्लियर? आई एम श्योर कि याद होगा. फोर्थ, व्हिच इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हिच इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली द चार्ज ऑन एनी एलिमेंट. ठीक है? उस चार्ज में अगर इंक्रीज आ रहा है आफ्टर द रिएक्शन, लाइक आपके पास नाइट्रोजन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और वो -3 में जा रहा है. if there's a decrease in the charge then it's a reduction. reduce हो रहा है ना चार्ज, that's why it's called reduction. ठीक है? there's an increase in the charge then it's called oxidation. क्लियर? तो चार्ज की बेसिस पे यानी ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे भी डिफाइन करना आना चाहिए. तो 4 डेफिनेशन आप सबको याद है अच्छे तरीके से. मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट, यू राइट इट डाउन प्रॉपर्ली. ठीक है? अच्छा, if I provide you any chemical equation, by looking at the chemical equation, you should be able to identify either it's a oxidation or either it's a reduction which is taking place. ठीक है? आसान सी बात है. आपको अगर ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ नजर आ रहा है तो आप बोलेंगे कि रिडक्शन हो रही है. ऑक्सीजन ऐड होता हुआ नजर आ रहा है तो आप बोलेंगे कि ये जो है वो ऑक्सीडेशन है. ठीक है? क्लियर? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत आसान है. अगर आपको देखिए ये जो सेकंड इक्वेशन नजर आ रही है, द इक्वेशन व्हिच इज फॉर CH4 प्लस O2 फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. लेकिन हाइड्रोजन निकल रहा है और उसकी जगह ऑक्सीजन आ रहा है, तो इट्स अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो दिस इज बेसिकली CH4 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. इन अ सिमिलर वे O2 के पास क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है ना? H2O बन गया ना O2. तो इसका मतलब दिस इज बेसिकली अ रिडक्शन. अगर आपने किसी एक को भी आइडेंटिफाई कर लिया करेक्टली कि दिस थिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो अदर थिंग शुड बी गेटिंग रिड्यूस. अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे ने रिड्यूस ही होना है. फिर आप उसको चेक करने की भी आपको जरूरत नहीं है. अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की. ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इवन इन O लेवल्स बट इन A लेवल्स एज वेल. दोनों जगहों पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है. अगर आपके पास कंपाउंड नहीं है, एक सिंगल एलिमेंट है लाइक H2, Br2, Cl2, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? एलिमेंट इज बेसिकली एनीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल. चाहे वो डायटोमिक फॉर्म में हो, चाहे वो डायमंड या ग्रेफाइट की फॉर्म में हो. बेसिकली एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट यू फाइंड इन अ पीरियोडिक टेबल. सही है? अब देखो, आपको कार्बन पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा, आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, बट यू वोंट बी एबल टू फाइंड वाटर इन अ पीरियोडिक टेबल. तो वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर इज अ कंपाउंड. ठीक है? इन अ सिमिलर वे अमोनिया आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा. तो अमोनिया इज अ कंपाउंड बट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सेपरेटली दे आर द एलिमेंट्स. ठीक है?
क्लियर? तो आपके लिए ये बात समझना जरूरी है कि अगर कोई एलिमेंट है H2 लिखा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता ही सिर्फ कंपाउंड्स में, ठीक है। अब हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके लिए कुछ आपको प्री रिक्वेजिशन है, जो चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होना चाहिए? एक तो याद होना चाहिए कि yes, the charge on all group 1 metal is +1, group 2 metal is +2, group 3 metal is +3, group 5 is -3, group 6 is -2, group 7 is -1। ये सारे चार्जेस आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको याद भी होंगे। इन अ सिमिलर वे कुछ नॉर्मल जो है वो ऐसे आयंस हैं, जैसे कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन, ऑक्साइड आयन, O2 माइनस, ये इनके चार्ज आपको पता होने चाहिए कि 3 माइनस होता है, 2 प्लस होता है, व्हाटएवर इट इज। तो जो मेमोराइज करने वाला एरिया है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज द रीजन, ये आपको याद होना चाहिए, आप सबको याद है। दीज टू आर द केसेस जो आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन इज ऑलवेज 2 माइनस, सिर्फ H। हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, सिर्फ हाइड्रोजन कब -1 होगा? जब मेटल के साथ अटैच हुआ होगा। इन अ सिमिलर वे all these ions like ammonium ion, sulfate ion, and ये highlighted area हैं, ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। I'm sure कि आपको इनके बारे में पता होगा। We use these charges to find out, or these ions to find out the oxidation state. I'm just going to solve two oxidation states, ताकि आपको दोबारा से रिवीजन हो जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो रेडॉक्स रिएक्शंस में ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें रिमाइंडर रहे कि यहाँ से आगे रेडॉक्स के। सो यस, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेट्स से कार्बन, ठीक है, NCH4, the highlighted element is carbon. We have to find out the oxidation state of carbon. अब आपको पता होना चाहिए, पहले से पता है कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ +1 होता है। हाइड्रोजन सिर्फ मेटल्स यानी ग्रुप 1, 2, 3 के साथ -1 होता है। हाइड्रोजन इज +1 and the overall charge, overall this molecule is neutral. Overall this is a neutral molecule. ये हमें लिखना नहीं है, ये हमें देखने से पता चल जाता है। There is no charge on it. So आपने लिखा कार्बन, whose oxidation you have to find it out, plus hydrogen which is +1, और कितने हाइड्रोजन है? You have 4 hydrogens, 4 times of +1 is equals to overall charge. The overall charge is neutral which is 0, ठीक है। अगर यहाँ ओवरऑल -1 का चार्ज होता तो हम इज इक्वल्स टू -1 लेते, ओवरऑल -2 का चार्ज होता तो इज इक्वल्स टू -2 लेते। भाई इसका टैग चार्ज नहीं हो रहा है उस मुख से, अपना वहां लगा लो, इससे नहीं, इससे नहीं, वो बस निकाल लो। सो ओवरऑल चार्ज इज 0। सो कार्बन +4 is equals to 0, कार्बन is equals to -4, ठीक है। So this is the oxidation state of carbon in CH4. In a similar way, if you have to find out the oxidation state of the same carbon in CO3 with a charge of 2 minus, underlined element क्या है बेटा? Underlined element है carbon, ठीक है। अब we know that oxygen is always -2। अब कैसे करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे इसको बेटा, कार्बन लिखेंगे +3 times of -2 because we have 3 oxygen is equals to -2, कार्बन -6 is equals to -2, कार्बन आपके पास आ जाएगा +4। You can see same carbon have a different oxidation state. Clear? In a similar way, if I ask you about the oxidation state of hydrogen, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी बिकॉज हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट। क्या है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। क्लियर? नाउ इफ देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस between CO2 बल्कि अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स the other examples from the notes, ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो देखिए मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना सिखाई है आयरन इन सब की, आपको अच्छे तरीके से। दिस इज द इक्वेशन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई
this equation is a redox equation or not? किसी भी एक मेन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर लेंगे बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं ताकि ये एक दफा आपको समझा दूं। ठीक है, क्लियर? सो द इक्वेशन हियर इज copper oxide plus NH3 forming copper plus nitrogen plus H2O। अब मुझे पता लगाना है कि इज दिस अ रेडॉक्स इक्वेशन और नॉट, क्या ये रेडॉक्स इक्वेशन है या नहीं। तो मैंने सबसे पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करी कॉपर ऑक्साइड में। मैंने देखा कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है और एक ही कॉपर लगा हुआ है, तो कॉपर शुड बी +2। और यहाँ दिस इज अनकंबाइंड कॉपर एलिमेंट फॉर्म में, तो यहाँ ये हो जाएगा 0। दिस इज बेसिकली -3, आप चेक कर लीजिएगा, मुझे तो याद है। ठीक है, सो दिस इज 0। यू कैन सी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो दिस इज बेसिकली अ रिडक्शन टेकिंग प्लेस। इन अ सिमिलर वे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है -3, सो दिस इज बेसिकली अ redox reaction। तो all together this is a redox reaction। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में redox reaction आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके लिए एक शॉर्टकट भी, एक रिएक्शंस ऐसे हैं जो redox reaction नहीं होते। ठीक है, उनकी एग्जांपल्स ये हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। They can never be a redox reaction। Thermal decomposition, एक ही जैसे कॉपर कार्बोनेट कॉपर ऑक्साइड में जा रहे हैं, never be a redox reaction। मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होता, मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन। तो दीज आर बेसिकली, ये जो लास्ट 3 हैं, दीज आर बेसिकली द कैटेगरी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, दे आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ये एग्जांपल हमने ऊपर करी है। ठीक है, देखिए मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो मेटल विद एसिड इज बेसिकली अ रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन बाकी सारे रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के, मेटल कार्बोनेट के, दे आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, सो एसिड का एल्कली के साथ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, मेटल कार्बोनेट के एसिड के साथ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये लिस्ट बेटा प्लीज इंपॉर्टेंट है, इसे मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे काफी सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। वो बोलता है व्हिच वन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको थर्मल डिकम्पोजिशन नजर आ रही है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन की एक एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ। जैसे कोई भी एक कंपाउंड एक से ज्यादा कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, जैसे कॉपर कार्बोनेट को आप हीट करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर? तो ये याद होना चाहिए। दूसरी बात, द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आसान सी बात है, आपके पास नॉर्मल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं हमारे पास, वो होते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। जिस तरह से आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई, लेट्स सपोज वी हैव, जैसे हमारा ट्रैवल एजेंट है, वो खुद ट्रैवल नहीं करता, वो दूसरे को ट्रैवल करवाता है। ठीक है, इन सिमिलर वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाते हैं। ठीक है, तो अब जब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो खुद क्या होंगे, खुद रिड्यूस होंगे। क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिड्यूस होना होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, क्लियर? सो पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 and KMnO4 आर द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज वेरी वेरी स्लो। ठीक है, तो K2Cr2O7 पर्पल से ग्रीन में जाता है, और सॉरी ऑरेंज से ग्रीन में जाता है, और KMnO4 पर्पल टू कलर। ठीक है, इन सिमिलर वे रिड्यूसिंग एजेंट की कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखी हुई। हाइड्रोजन, ठीक है, हमारे पास बहुत कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, हाइड्रोजन और एनी मेटल। सही है, कॉमन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिवाइज हो गया होगा। Let's move towards the main topic, which is basically the electrolysis। Important topic है, major question electrolysis से पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए electrolysis आपको अच्छे तरीके से रिवाइज होना चाहिए with past paper questions। ठीक है, और electrolysis से ही लिंक अप होकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पूछा जाता है।
Definition of electrolysis: basically electrolysis is the breakdown of any ionic compound by using इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, आयनिक कंपाउंड मस्ट बी इन अ मोल्टन फॉर्म. यहाँ एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई, अभी हमने बॉन्डिंग में भी रिवाइज किया था कि व्हाई सॉलिड आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो आप बोलेंगे बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज बेसिकली द बेसिक डेफिनेशन. कुछ एग्जांपल्स यहाँ ली हैं. और दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई आपको एक बैटरी यूज करनी है, एक इलेक्ट्रोड विच इज अ कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसे एनोड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रोड को कैथोड बनाते हैं. द एनोड व्हिच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कैथोड इज द वन दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है. इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड इन अ मोल्टन और इन एक्वस फॉर्म. ठीक है, आसान है. अच्छा, इलेक्ट्रोड आपके पास नॉर्मली ग्रेफाइट के या प्लैटिनियम के होते हैं. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये भी हम पढ़कर आए स्टेट्स ऑफ मैटर में. ठीक है, तो ये बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाते हैं. इनर्ट का मतलब दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, क्लियर. ग्रेफाइट अनरिएक्टिव मेटल, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड की एग्जांपल दी हुई है. रिएक्ट मेटल सिंपल सेल का केस है, या प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर का केस है, वो हमने एंड में किया था. इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है. इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, इन अ मोल्टन और इन एक्वस फॉर्म. क्लियर. जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में है, स्टेट सिंबल लिक्विड लिखा हुआ होगा, और अगर एक्वस फॉर्म में स्टेट सिंबल एक्वस लिखा हुआ होगा. एनी सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो सॉल्ट का सॉल्यूशन हो या एसिड का सॉल्यूशन हो या कोई भी आयनिक कंपाउंड इन अ मोल्टन फॉर्म हो, दे कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास एनी सॉल्यूशन दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ये बहुत कम. तो जितने भी आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एसिड्स, वीक एसिड्स, ब्रोमीन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट. प्योर वाटर भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बट वी कैन ऐड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट टू मेक इट एन इलेक्ट्रोलाइट, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दिया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं. ठीक है, क्लियर. तो ये भी आपको याद हो गया होगा. अब मोल्टन के केस में एक तो सेल डायग्राम बनानी आनी चाहिए. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दे माइट आस्क यू अबाउट द सेल डायग्राम, कि भाई ड्रॉ मोल्टन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी यहां से यहां तक दिस थिंग, ये जो अभी आपके पास नजर आ रहा है पेज पे, बल्कि ओवरऑल इक्वेशन भी अगर मैं ले लूं तो यहां से यहां तक एक फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर 2 में बन सकता है. ठीक है, अबाउट द मोल्टन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस आयनिक कंपाउंड. दोनों में से कोई भी केस हो सकता है. वो सेल डायग्राम भी पूछ सकते हैं, वो इक्वेशंस भी पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट एट कैथोड, प्रोडक्ट एट एनोड, एंड द ओवरऑल इक्वेशन. किसी भी केस के लिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट द मोल्टन आयनिक कंपाउंड. बहुत आसान सी बात है. देखिए, जब भी आपके पास whenever you have any electrolysis case, the first step is to identify the ions present. In case of a molten, the ions present are only the ions of that ionic compound. एक metal ion होगा, एक non-metal ion होगा. The metal ion is always positive charge, depending on which group of the periodic table that metal belongs to. अगर group 3 का चार्ज होगा, ग्रुप 2 का है तो +2 को होगा, और ग्रुप 1 का है तो +1 का. एंड नॉन मेटल पे भी उसके अकॉर्डिंगली ही चार्ज होगा. तो अगर चार्ज याद नहीं आ रहा तो गो टू द पीरियोडिक टेबल, लुक एट द ग्रुप नंबर एंड देन राइट डाउन द चार्ज. ये एक दफा क्रॉस चेक जरूर कर लेना. वैसे कॉमन केसेस हैं, अगर आप रिवीजन करेंगे तो इन कॉमन केसेस में आपको सारी याद हो जाएंगे. ठीक है, सो आइंस प्रेजेंट सबसे पहले. ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो सेल डायग्राम तो बहुत आसान सी है. अब जो भी इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट का है, प्लेटिनियम का है, आप उसे मार्क कर देंगे, पॉजिटिव को एनोड, नेगेटिव को कैथोड कह देंगे, और सॉल्यूशन दिखा देंगे कि आपके आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है. एज दिस इज द केस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है, तो Na पॉजिटिव लिक्विड और Cl नेगेटिव लिक्विड होगा. नाउ you should know how to write down the equation at cathode and equation at anode. At cathode, which is a negative terminal of the battery, have excess of electrons, so all the positive ion will move towards cathode, और जितना उसके ऊपर चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेके न्यूट्रल हो जाएगा. जैसे सोडियम पे +1 का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया. इफ इट वुड बी मैग्नीशियम, then you should write Mg2 plus liquid plus 2 electron forming Mg solid.
ठीक है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है बिकॉज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। अब हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ शॉर्टकट्स हैं, आप उनसे उनसे रटने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेटा, आपके पास कॉन्सेप्ट है कि कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि इट्स ऑलवेज अ रिडक्शन, तो हमें ठीक है। एनोड के ऊपर जो नेगेटिव आइन है वो जाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज है उसके अकॉर्डिंगली अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो Cl नेगेटिव जाएगा, लेकिन Cl2 फॉर्म होता है तो हमें से 2Cl नॉर्मली क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में होता है, इसलिए हमने 2Cl नेगेटिव के साथ इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, क्लियर। अब प्रोडक्ट एट कैथोड हमारे पास आ रही है सोडियम, प्रोडक्ट एट एनोड आ रही है क्लोरीन गैस। ओवरऑल इक्वेशन बनाने के लिए आप कैथोड की इक्वेशन लिखो, एनोड की इक्वेशन लिखो, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करो, ठीक है। Make sure you know that before making an overall equation, make the number of electrons same. इक्वेशन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें आप उसी तरह से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा नीचे, ठीक है, क्लियर। तो आपको नजर आ रहा है कि हाउ टू मेक द ओवरऑल। की पॉइंट ये है कि बिफोर एडिंग दीज टू इक्वेशन मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। Just give me 5 minutes and look at the case of a molten magnesium chloride. I'm just coming in a bit. Okay, बेटा। So Mg2+ क्लोराइड का केस आसान है, आराम से कर लीजिएगा। मूविंग टूवर्ड्स एक्वस केस। एक्वस में थोड़ा सा आपको कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी। दैट्स द ओनली इंपॉर्टेंट स्टफ इन दिस के आपको एक्वस केसेस को अच्छे तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन एक्वस केसेस के पूछे जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मोल्टन केसेस नहीं पूछे जाते। फॉर श्योर मोल्टन केसेस भी पूछे जाएंगे। सबसे पहले की पॉइंट ये याद रखिएगा कि whenever you are provided with any case of ionic compound in an aqueous form, just write down all the ions present. और aqueous के cases में you have 2 additional ions, ठीक है, H positive और OH negative। ऐसे ही है। अब सवाल ये है कि you have 2 positive ion and 2 negative ion। आपको पता है जिसका ease of discharge ज्यादा होगा वो चला जाएगा, या जो reactivity series में नीचे की तरफ होगा, less reactive होगा, वो जाएगा, ठीक है। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन द ग्रुप होता है, यानी लेस रिएक्टिव होता है, उसका ईज ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा होता है। लेकिन हमारे लिए आसान है इसे याद करना, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द कैटाइन। देयर आर कैटाइन यानी पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखे कैटाइन्स में याद रखिएगा देयर आर ओनली
three cations that have a ease of discharge more than H positive. Copper, silver, gold. Minimum requirement है कि बस आप ये याद रख लीजिए कि if you have a copper, silver and gold, no matter you have a dilute solution or a concentrated solution, it's always copper, silver and gold move towards cathode and H positive remains in a solution. ठीक है, clear? अब it's very rare that they ask you about the comparison between Na positive and Mg2 plus. हाँ, अगर H positive के साथ सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, whatever the other element present is, it's always H positive that move towards cathode. ठीक है, तो सिर्फ ये तीन आयन्स याद रखें, minimum requirement ये है. And while you do the past paper, you can see the most of the questions belong to this. Otherwise कोई पूरा याद करने बैठोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस मुश्किल लगने लगे. सिर्फ इतना याद रखो, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड के होते हुए इट्स ऑलवेज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड H positive won't move towards cathode. ठीक है, but if you have any other metal ion rather than copper, silver and gold, it's always H positive move towards cathode, liberating hydrogen gas. ठीक है, anions are more easier than cations. anions में देखें आपको बहुत सारे anions का like Cl negative, Br negative, I negative, इनका कंपैरिजन OH negative के साथ करना है ना, बिकॉज एडिशनल anion आपके पास कौन सा आ रहा है, OH negative फ्रॉम वाटर. तो याद रखिएगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में यू हैव मोर वाटर लेस सॉल्ट. डाइल्यूट का मतलब यही ना, मोर वाटर लेस सॉल्ट मींस यू हैव मोर OH negative ion. So it's always OH negative ion move towards anode in case of dilute solution. ठीक है, in case of concentrated solution OH negative won't move towards anode. यानी डाइल्यूट में OH नेगेटिव जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड में OH नेगेटिव नहीं जाएगा, दूसरा जाएगा. तो ये याद रखना भी बहुत आसान है. तो इलेक्ट्रोलिसिस का की पॉइंट जो है वो इस पेज पर है इस वक्त, एक्वस केस का. और इस की पॉइंट में याद रखिएगा कि इस की पॉइंट को याद रखना भी आसान. डाइल्यूट है तो OH नेगेटिव वाली इक्वेशन लिखोगे, ऑक्सीजन गैस इज द प्रोडक्ट. ठीक है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो जो भी कॉन्सेंट्रेटेड में एनाइन आपका है रेदर देन OH नेगेटिव सॉल्ट वाला एनाइन, इट विल मूव टुवर्ड्स. और एक की पॉइंट ये कि सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, दे नेवर get discharged in electrolysis. It remains as it is in a solution. इनका ये they are the most difficult to discharge as ions. ठीक है, क्लियर? तो अगर कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट कॉम्प्लेक्स आयन है इस तरह के तो दे रिमेन इन अ सॉल्यूशन. लेट्स सपोज दिस इज द केस ऑफ डाइल्यूट लेड क्लोराइड. डाइल्यूट हो गया तो हमें पता चल गया कि OH नेगेटिव जाएगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ. ठीक है, और कैटाइन कौन कौन से, लेड 2 प्लस और H पॉजिटिव. तो इट्स ऑलवेज H positive that move towards cathode. क्यों H positive जाएगा, क्योंकि कॉपर, सिल्वर या गोल्ड नहीं है. क्लियर? तो आपने कहा कि ये आपको पता चल गया, H positive मूव करेगा तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी. OH negative वाली ये जो इक्वेशन है, 4 OH negative ion forming oxygen, water and 4 electron, ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से. ठीक है, क्लियर? और ये सारी चीजें आपको आंसर करनी आनी चाहिए. लेट्स फर्स्ट एग्जांपल इज द डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड. तो NaCl एक्वस का केस है. आयंस प्रेजेंट आर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव. कैथोड पे कौन जाएगा, Na पॉजिटिव या H पॉजिटिव? तो भाई Na पॉजिटिव तो नहीं जाएगा, इट्स ऑलवेज H पॉजिटिव. H पॉजिटिव की इक्वेशन हमेशा ये होती है 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग H2O. और एनोड पे कौन जाएगा, डाइल्यूट का केस है तो OH नेगेटिव जाएगा. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ OH नेगेटिव. ठीक है, सो वन ऑफ द प्रोडक्ट at cathode is hydrogen and the product at anode is oxygen. ये भी आपको आंसर करना आ गया. रिमेनिंग सॉल्यूशन में कौन कौन बचा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. तो आप लिखेंगे रिमेनिंग सॉल्यूशन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि वाटर जो है वो इलेक्ट्रोलाइज होता जा रहा है. तो रिमेनिंग सॉल्यूशन क्या होगा, रिमेनिंग सॉल्यूशन आपके पास H पॉजिटिव का बचेगा. ओवरऑल इक्वेशन आपके पास हमेशा याद रखना कि जब H नेगेटिव और H पॉजिटिव जाते हैं तो ओवरऑल इक्वेशन हमेशा यही बनती है, 2H2O फॉर्मिंग 2H2 प्लस O2. इलेक्ट्रॉन सेम करके ऐड देम अप एंड मेक द ओवरऑल इक्वेशन. ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है. दोनों इक्वेशंस लिखो, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन को जो भी नंबर रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई करें, ऐड देम अप, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओवरऑल इक्वेशन आपके पास बन जाएगी. नाउ कॉन्सेंट्रेटेड के केस में दिस इज इंपॉर्टेंट केस क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर नाम है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. Brine is basically a concentrated solution of sodium chloride. Ions present are same,
द ओनली डिफरेंस इज H पॉजिटिव भी जाएगा क्योंकि Na पॉजिटिव डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट से फर्क नहीं आता. द ओनली डिफरेंस इज नाउ बिकॉज द सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, तो OH नेगेटिव नहीं जाएगा बल्कि कौन जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा. ठीक है, एंड आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलेगी. ठीक है, 1:1 में. ठीक है, और रिमेनिंग सॉल्यूशन में कौन कौन बच रहा है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बच रहा है. तो द रिमेनिंग सॉल्यूशन बिकम एल्कलाइन. ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रिमेनिंग सॉल्यूशन में जो आइंस बच रहे हैं वो क्या एसिड या एल्कली कौन बनाते हैं. तो अगर H पॉजिटिव और सल्फेट बच रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिडिक हो जाएगा रिमेनिंग सॉल्यूशन, और अगर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन रहा है तो उसमें रिमेनिंग सॉल्यूशन बिकम एल्कलाइन. नाउ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट, आपको पता है कॉपर 2+ सल्फेट आइन है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आइन है. कॉपर 2+ जाएगा बिकॉज इसका इज ऑफ डिस्चार्ज H पॉजिटिव से ज्यादा है. ठीक है, क्लियर. ये याद रखिएगा कि दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का केस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉपर सल्फेट दो जगहों पे हमारे सिलेबस का पार्ट है. एक तो ये कॉपर सल्फेट हमारे सिलेबस का पार्ट है जब आपके पास यू आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक द ग्रेफाइट या प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, और एक केस है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर का, तो ये ग्रेफाइट का केस है. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. कॉपर 2+ जाएगा गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कॉपर. अब कॉपर 2+, जी बेटा, दूसरा जैसे अब एक जगह H+ डिस्चार्ज हो और एक जगह OH- डिस्चार्ज हो, और उन्होंने बताया कि इनमें से कोई एक जगह पे क्या नजर आएगी, तो दूसरी जगह कलर कैसी नजर आएगी या टेस्ट लिखना है. यानी सर तुम्हारा क्वेश्चन मुझे यानी सर कैथोड समीर तुम्हारा क्वेश्चन, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है और एनोड पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है. तो अब उन्होंने पूछा कि व्हाट कैन यू सी ऑन कैथोड, तो हम करंट गैस लिखेंगे, मगर करंट गैस तो एनोड पे भी आ रही है, तो हम क्या फिर टेस्ट लिखते हैं. नहीं देखो, जब भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना तो आप बबल्स ऑफ अ गैस लिख सकते हैं सिर्फ. ठीक है, और याद रखना कि जहां पर कलर चेंजेस नहीं आते या नॉर्मली ऑब्जर्वेशंस बट यू कैन सी पूछा जाता है व्हेन यू हैव एनी गैस प्रोड्यूस, व्हेन यू हैव एनी मेटल डिपॉजिटेड, व्हेन यू हैव एनी चेंज इन अ सॉल्यूशन, कलर ऑफ द सॉल्यूशन टेकिंग प्लेस. तो बहुत अगर आपके पास कोई भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो यस इट्स ट्रू कि ऑब्जर्वेशन हमेशा यही होगी कि बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस प्रोड्यूस दोनों. ठीक है, ओके. डाइल्यूट का केस है, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का इनर्ट इलेक्ट्रोड का केस है बेटा. तो आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या होगी, कॉपर 2+ कॉपर में जा रहा है तो ब्लू कलर फेड्स अवे एंड कॉपर सॉलिड इज फॉर्म एट कैथोड, सो मींस द पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड. ठीक है, और OH नेगेटिव और सल्फेट में से फॉर श्योर OH नेगेटिव जाएगा, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी. ठीक है, एंड द रिमेनिंग सॉल्यूशन बिकम एसिडिक. तो आपके पास एनोड पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी, एनोड पे ऑब्जर्वेशन होगी बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. कैथोड पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी, पिंक सॉलिड डिपॉजिट. सॉल्यूशन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि सॉल्यूशन ब्लू कलर फेड्स अवे एंड व्हाट्स द नेचर ऑफ अ रिमेनिंग सॉल्यूशन, रिमेनिंग सॉल्यूशन बिकम एसिडिक. देखो ये केसेस अगर याद करने बैठोगे ना तो मुश्किल हो जाएगा. सबसे की पॉइंट क्या है, द की पॉइंट इज दैट यू शुड नो द आयंस प्रेजेंट. बस सिर्फ ये पता लगा लो कि आपके केस में आयंस कौन से हैं, उनकी इक्वेशन लिख लो. you can easily get the product form at cathode and उन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आपको पता होनी चाहिए. जब भी कॉपर 2+ याद रखिएगा कि कॉपर जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ कॉपर 2+ एक्वस. अगर कॉपर 2+ एक्वस नहीं है तो ब्लू सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर इफ द कॉपर 2+ एक्वस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर, इसका मतलब ब्लू कलर फेड्स अवे होगा. अगर कॉपर 2+ कॉपर में चेंज हो रहा है तो ब्लू कलर फेड हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. So that's a very important case of copper. Electrolysis using a reactive electrode. मैंने बिल्कुल इसी के फौरन बाद ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बाद आपको रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस कॉपर का ही कराया, विच इज द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर. देखो दोनों में डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हमने यहाँ पर सम अप भी किया हुआ है. नाउ द केस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर दैट्स टू मेक द इम्प्योर कॉपर. ये कुछ चीजें याद होनी चाहिए भाई कि इम्प्योर कॉपर कैथोड एनोड बनेगा, प्योर कॉपर की स्ट्रिप हम यूज करते हैं एज अ कैथोड जिसपे मजीद प्योर कॉपर आके डिपॉजिट हो जाता है.
और आपके पास जो कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन होगा विच इज यूज एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे कॉपर 2+ फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में जाएगा, एट द सेम टाइम सॉल्यूशन से कॉपर 2+ cathode पे जाएगा and getting deposited here. As the concentration of copper 2+ remains same in the electrolyte, so the blue color remains as it is. ठीक है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में ब्लू कलर पे कोई फर्क नहीं आएगा। ऑब्जर्वेशंस क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि एनोड डिक्रीज इन मास, the impurities remain in a solution as anode sludge, ठीक है। एनोड डिक्रीज इन मास, कैथोड इंक्रीज इन मास, बस ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। इक्वेशन बहुत आसान है, एनोड पे कॉपर से कॉपर 2+ बनाओ, कैथोड पे कॉपर 2+ से कॉपर बना दो, इफ दिस इज द केस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। रिमेनिंग सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज, ये फर्क है। ये दोनों केसेस इक्वेशंस लिख के एक ही पेज पे साइड बाय साइड एक दफा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। एंड दिस इज अ समरी। If you are using a carbon or a platinum यानी inert electrode, तो कैथोड पे इक्वेशन कॉपर 2+ से कॉपर वाली, एनोड पे ऑक्सीजन वाली, ब्लू कलर फेड्स अवे, ठीक है। रिमेनिंग सॉल्यूशन एसिडिक वाली एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन हो सकती है, ठीक है, क्लियर। ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी कि आपके पास कैथोड पे पिंक सॉलिड डिपॉजिट होगा, एनोड पे बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर आपके पास इलेक्ट्रोड कॉपर का ही यूज हो रहा है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है, तो कैथोड पे पिंक सॉलिड डिपॉजिट, दोनों में पिंक सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है। आप देखें कैथोड की ऑब्जर्वेशन दोनों की और इक्वेशन सेम है, द ओनली डिफरेंस इज द इक्वेशन इन एनोड। अब ये समरी से याद करना और आसान हो गया कि कॉपर इलेक्ट्रोड के केस में एनोड पे भी और कैथोड पे भी दोनों जगह कॉपर की इक्वेशन होती है। अब अगर कैथोड की इक्वेशन आपको याद है तो एनोड की इक्वेशन खुद ही याद आ जाएगी, ठीक है। रिमेनिंग सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑब्जर्वेशन ये होगी कि सिर्फ कैथोड के ऊपर आपके पास पिंक सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समरी बेस्ड एंड में यू कैन नो द इक्वेशन, यू नो द ऑब्जर्वेशन। इस पेज से आपके प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर या कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस के दोनों केसेस के तकरीबन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग गैल्वेनाइजेशन जिसे कहते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। कॉपर वाला केस अगर आपको याद है तो कॉपर की केसेस की बेसिस पे ये सॉल्व हो जाता है। एनोड पे वो मेटल होता है जिसको आपने डिपॉजिट करना है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। कैथोड पे हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है, क्योंकि देखो याद रखिएगा मेटल आयन ने जाके डिपॉजिट होना है, तो मेटल आयन इज अ पॉजिटिवली चार्ज, तो वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए ना, जब भी तो उस पर जाके डिपॉजिट होगा। तो याद रखने का तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज। तो ऑब्जेक्ट को कैथोड बनाया, जिस मेटल को डिपॉजिट करवाना है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आपने उसको क्या बना दिया, आपने उसका एनोड बना दिया। और जिस मेटल को डिपॉजिट करवाना है उसी का उसी का इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लिया आपने। So this is the object and I have to deposit copper. So I have taken copper as an anode and copper 2+ या copper sulfate as a electrolyte, ठीक है। तो एनोड पे इक्वेशन क्या होगी, आसान है। कॉपर ये जो भी मेटल है, कॉपर है, गोल्ड है, एयू है, वो आयन टाइम सॉल्यूशन से एक उसी मेटल का आयन जाके डिपॉजिट हो जाएगा कहां पर, कैथोड के ऊपर, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इफ द केस ऑफ अ कॉपर इज एग्जैक्टली द सेम एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ये लेकिन ये कॉपर की एग्जांपल ले ली, आप गोल्ड की एग्जांपल ले सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ सिंबल। कॉपर की जगह एयू और एयू 1+ कर देंगे आप, तो इट बिकम गोल्ड, ठीक है, क्लियर। और अगर आप कोई और मेटल आइन और मेटल आइन डालेंगे तो उसका डिपॉजिट के लिए इक्वेशन हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड डिपेंड करता है कितना करंट दे रहे हो, कितने टाइम तक दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ द करंट एंड द टाइम यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, क्लियर। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का केस है। उसके बाद लास्ट केस एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम का हमने किया था, और फिर सिंपल सेल का केस था। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का केस है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में ही हमने इसको कर लिया था। पहली बात, द ओर ऑफ एल्युमिनियम which is basically used to for the extraction of aluminum is called bauxite ore. इसका नाम भी याद होना चाहिए। and the formula of this bauxite ore is Al2O3। इसमें एल्युमिनियम Al2O3
फॉर्म में होता है, ठीक है। Al2O3 is an ionic compound and aluminum is a reactive metal. So for the electrolysis of reactive, for the purification, for sorry extraction of reactive metal, we normally use electrolysis, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करी। और एक इलेक्ट्रोलिसिस के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप आयनिक कंपाउंड को एक्वस फॉर्म में लें या आयनिक कंपाउंड को मोल्टन फॉर्म में लें। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आयनिक कंपाउंड तो है but it is an amphoteric oxide. Amphoteric oxides are insoluble in water. That's why we cannot perform electrolysis in a aqueous form. ये question पूछा जा सकता है कि why aluminum oxide is used in a molten form, not in an aqueous form for the electrolysis, for the extraction of aluminum. तो आप बोलेंगे aluminum oxide is amphoteric oxide which is insoluble in water. ठीक है, clear? ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं. But so we have to perform the electrolysis in a molten form, but the problem is that the melting point of aluminum oxide is very high. Aluminum oxide का melting point बहुत ज्यादा है. तो हमने क्या किया, हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड को मोल्टन फॉर्म में लिया और मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए हमने क्रायोलाइट ऐड कर दिया. क्रायोलाइट भी मोल्टन फॉर्म में ऐड किया जाता है. फॉर्मूला याद होना जरूरी नहीं है, वैसे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसमें सोडियम एल्युमिनियम फ्लोरीन हो. वैसे ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है. क्रायोलाइट का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया था ताकि ध्यान में रहे कि इट इज सब्सटेंस व्हिच इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यू कैन से, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, तो ये तकरीबन 3000 डिग्री से इसके मेल्टिंग पॉइंट को 900-800 डिग्री पे ले आता है. क्लियर? ठीक है जी. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ करना आना चाहिए. इट इज स्टील कंटेनर, थोड़ा सा शेप याद रखिएगा ध्यान में. इनसाइड लाइनिंग ऑफ द स्टील कंटेनर इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम कैथोड कहते हैं. एनोड भी ग्रेफाइट के होते हैं, दे आर सस्पेंडेड इनटू अ सॉल्यूशन. ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसे हीट करते हैं. मिक्सचर लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्रायोलाइट और बॉक्साइट का. ठीक है, हाई टेम्परेचर पे. अब आइंस प्रेजेंट कौन कौन से हैं? केस तो मोल्टन का है, तो Al3+ और O2- है. क्रायोलाइट का काम सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करना है. इट रिमेन्स एज इट इज इन अ सॉल्यूशन. ठीक है, क्लियर? तो आपने एल्युमिनियम 3+ लिया, O2- लिया. कैथोड पे कौन जाएगा? Al3+ और एल्युमिनियम. लिक्विड इसलिए लिखा है कि मोल्टन फॉर्म में ही प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर हाई. ठीक है, कैथोड पे कौन सा, एनोड पे कौन जाएगा? O2-, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी. दिस ऑक्सीजन गैस, और ये ओवरऑल इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए बेटा. 2Al2O3 फॉर्मिंग 4Al लिक्विड फॉर्म में प्लस 3O2. ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. तो दीज इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट. और वही बात है कि इफ यू नो द आयंस प्रेजेंट यू कैन इजीली मेक दिस इक्वेशन. ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड. प्रॉब्लम ये है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है एनोड पे, इट रिएक्ट्स विद द कार्बन प्रेजेंट इन ग्रेफाइट फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपके पास जो है वो एनोड जो है वो यूज्ड अप होता रहता है. देन यू हैव टू रिप्लेस द एनोड पीरियोडिकली. और क्रायोलाइट में फ्लोरीन होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन प्रोड्यूस होने की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं. फ्लोरीन वाली बात 1 साल पूछी गई है इन द वेरी प्रीवियस ईयर, बहुत पुरानी बात है. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका जिक्र कर दिया. तो बेसिकली एनवायरमेंटल इश्यूज हैं रिलेटेड टू this, but they are not the major issue, so we are still using extraction of aluminium by this electrolysis. हम इसी तरह इसी को यूज कर रहे हैं बिकॉज ये कोई बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है. क्लियर? और फिर द लास्ट टॉपिक इज बेसिकली द केस ऑफ अ सिंपल सेल. ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस हो गई खत्म. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है. इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपस में लिंक बस इतना है कि दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है. अदरवाइज सिंपल सेल के केस में याद रखिएगा, वी आर यूजिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन टू जनरेट एन इलेक्ट्रिसिटी, और वहां पर हम बैटरी यूज कर रहे थे. ठीक है, क्लियर? तो सिंपल सेल के केस को डायग्राम से डिफाइन कर लेते हैं. वी यूज इलेक्ट्रोलाइट. नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन ले लिया जाता है. H- मैंने इसीलिए लिखा. इट कुड बी HCl aqueous, इट कुड बी H2SO4 aqueous. ठीक है, एंड वी इमर्ज 2 इलेक्ट्रोड of 2 different metals. ठीक है, क्लियर? 2 different metals के इलेक्ट्रोड को लेते हैं, and there must be a large difference between the reactivity of these 2 metals. इन दोनों में रिएक्टिविटी का डिफरेंस होना चाहिए. क्लियर? अब इससे इतना याद रखिएगा कि the more reactive metal ऑक्सीडाइज होगा. ठीक है, और जहां ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहां इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं. देखो, है ना, मेटल मैग्नीशियम 2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है.
तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन हो रही है ये नेगेटिवली चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन बल्ब से मूव करते हुए जाएंगे, ठीक है, दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे, और दूसरा वाला इलेक्ट्रोड पे आपके पास लेस रिएक्टिव मेटल होगा, या जो भी आपके पास H पॉजिटिव नॉर्मली होता है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। एज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। द लार्जर द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टिविटी ऑफ दीज टू मेटल द ग्रेटर वुड बी द वोल्टेज। की पॉइंट क्या है इसके? की पॉइंट ये वाले याद रखिएगा। मेटल ऑफ डिफरेंट रिएक्टिविटी यूज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मोर रिएक्टिव मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एक्वस आयन, ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रोड यूज अप होता रहता है। रिएक्टिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, लेस रिएक्टिव वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर। सो आई ट्राई माय बेस्ट के क्विकली तुम्हें रिमाइंडर एक दे दूं बेटा सारी इलेक्ट्रोलिसिस के केस का। इसके बाद आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चन उसी तरह के पूछे जा रहे हैं आपसे। देखें, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड, chlorine and hydrogen manufacture electrolysis of constant aqueous sodium chloride. Why are the hydrogen ion and sodium ion not negative electrode पे, hydrogen ions and not sodium ion? तो आप लिखेंगे hydrogen is sodium is above hydrogen in a reactivity series, more reactive है ना, तो इसलिए ease of discharge कम होगा। नेगेटिव आयन पे इक्वेशन पूछ रहा है, टेस्ट फॉर क्लोरीन पूछ रहा है आपके पास, आइंस प्रेजेंट पूछ रहा है, सॉल्यूशन अल्कलाइन क्यों हो रहा है, तो आप बोलेंगे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बच रहा है इसलिए अल्कलाइन हो रहा है। इट्स सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए ये दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, बिल्कुल उसी समरी पेज में उसने बोला आइंस प्रेजेंट ये थे, आप बता दीजिए कि इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोड्यूस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे OH नेगेटिव जाएगा, ठीक है, OH नेगेटिव जाता है तो यहाँ पर आपने ये नहीं लिखना कि OH नेगेटिव, प्रोडक्ट लिखनी है, तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑक्सीजन गैस एंड OH नेगेटिव मूव, ठीक है। आप प्रोडक्ट फॉर्मेट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कॉपर 2+ और H पॉजिटिव में से कौन जाएगा, कॉपर 2+, तो आप लिखेंगे कॉपर, प्रोडक्ट क्या है, कॉपर। इन अ सिमिलर वे मोल्टन लेड ब्रोमाइड है, तो आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ब्रोमीन प्रोड्यूस होगी, Br नेगेटिव जाएगा। और आपके पास अब ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन में ये आइंस प्रेजेंट ना दे, ठीक है, आइंस प्रेजेंट आर मिसिंग, आपको क्या करना हो, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन दीज आइंस बाय योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली सम क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बिल्कुल वही चीज है, अगर रिवीजन अच्छा है, इफ यू हैव अ गुड रिवीजन देन यू कैन इजीली सॉल्व ऑल दीज टाइप ऑफ questions, ठीक है। Sometimes they give you the half equation and they ask you the overall equation, इसमें लिखा explain why the electrolytic aqueous sodium hydroxide involve both oxidation and reduction, तो आप बोलेंगे एनोड पे OH नेगेटिव ऑक्सीजन में जा रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, दिस इज ऑक्सीडेशन। कैथोड पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज रिडक्शन, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप बहुत आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट कीपिंग इट टिल हियर बेटा, आज पुश करो जल्दी से, अभी ही फौरन ही इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए आप, ठीक है, ताकि ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नोट्स एक दफा क्विकली पढ़ के स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, मेमोराइजिंग स्टफ मेमोराइज कर लो। अगले 1 घंटे में यू मस्ट बी डन विद द इलेक्ट्रोलिसिस, अगर आपने नहीं किया। जिन लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया है वो एक दफा और उनका रिवीजन हो गया। सो कीपिंग इट टिल हियर, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बेटा।